नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय जो है उसके सेकंड जो चैप्टर है वन और वन्य जीव संसाधन, इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। और वो हम आपकी अपनी इस बुक जो कि NCERT की कक्षा 10 भूगोल की पुस्तक है इसके थ्रू पढ़ेंगे। और इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन पढ़ के आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगा। लेकिन जो अभी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखी है, वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैप्टर का जो पहला जो पार्ट है उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको भी चेक कर लें। और 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है षष्ठी का, उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है। और जो बच्चे पहले से मेरे साथ बने हुए हैं या जो कैंडिडेट पहले से मेरे साथ इस चैनल पर हैं, वो अपने इस चैनल को शेयर करो और लाइक करो और ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगामी 2024 की जो परीक्षा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसकी तैयारी आप आज अभी से ही करोगे ना, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। और रिज़ल्ट आपका मैं गारंटी देता हूँ 100% रहेगा, अगर आप कंटिन्यूसली अपने इस चैनल पर बने रहते हैं, सारे के सारे जो मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बट उसके लिए आपको ज़रूरी क्या है, एक तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और दूसरा कोई भी चैप्टर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताएं। और जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपकी क्वेरीज भी मेरे पास होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस भी। अभी मैं आपको NCERT के इसके क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको तैयार करने हैं। फिलहाल पहले हम इस चैप्टर के दो जो पॉइंट्स बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो कवर कर लेते हैं। जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। ठीक है, तो ये आपके NCERT की बुक से ही मैं कवर करवा रहा हूँ। इसमें पहला जो पॉइंट लिख रखा है वो ये कह रहा है कि यदि हमें वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना है तो हमें इसके लिए उचित प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये इतनी आसान भी नहीं है, और हाँ इतनी मुश्किल भी नहीं है कि इनको ना कर पाएँ। बस इसमें ज़रूरत है तो हमें अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें अवेयरनेस की और अपने कर्तव्यों की, कि भी हम जो इन वनों और वन्यजीव संसाधनों का रक्षण नहीं कर पा रहे हैं उसका परिणाम आने वाली जो पीढ़ी है वो ज़रूर भुगतेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने भी इसी बात पे जोर दिया है कि हमें इनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि वन और वन्यजीव संसाधन हैं, तो इन पर अधिकार किसका है। देखिए, भारत के अंतर्गत जो वन और वन्यजीव संसाधन हैं उन पर या तो सरकार का नियंत्रण है या किसी भी विभाग के द्वारा सरकार उनका प्रबंधन कर रही है। और इस लिहाज से उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा आरक्षित वन, नंबर 2 है रक्षित वन, नंबर 3 है अवर्गीकृत वन। जो आरक्षित वन है और रक्षित वन है इनको स्थायी वनों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आरक्षित वन की। ये देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र पर विस्तृत हैं, या मैं ये कहूँ देश में आधे से अधिक ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो आरक्षित वनों का है। ठीक है, और दूसरी खास बात यह है कि अगर वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की अगर हम बात करें तो इनमें इन वनों को यानी कि आरक्षित वनों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। ये आपके पहले पॉइंट में है। सेकंड पॉइंट जो है वो है रक्षित वन का। और वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है वो रक्षित है। यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट नोट्स के रूप में। ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इनको संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनका संरक्षण करना आवश्यक है। लगातार ये नष्ट हो रहे हैं और इनको अगर हमें बचाया नहीं गया इनको, तो आने वाले टाइम में ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को सारा का सारा ध्वस्त कर देंगे। और एक जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो बिगड़ने के बाद प्रत्येक जीव की जो संख्या है या फिर उनका जो आपस में जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। और इसका लास्ट फाइनल जो रिजल्ट है वो मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है। ठीक है, तीसरे हम बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की। इसमें हम उन सभी प्रकार के वनों को शामिल करते हैं, इनके अलावा उन सभी प्रकार के वनों को शामिल करेंगे और बंजर भूमि को शामिल करेंगे जो या तो सरकार या व्यक्तियों या समुदाय के अधीन होते हैं, वो सारे के सारे अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मोटा मोटी बात लिख रखी है। जैसे आरक्षित वन के अंदर मैंने कहा कि लगभग देश के जो वन क्षेत्र है उसके आधे हिस्से से भी ज़्यादा भाग पर ये आरक्षित वन है। फिर यहाँ पे लिखा है 1/3 हिस्से पर रक्षित वन है। ठीक है, और वन प्लस बंजर भूमि जो है, वन कौन से, यहाँ पे आरक्षित और रक्षित के अलावा जो वन है वो अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखे गए हैं। इनके बाद में मैंने कुछ स्टेट्स के नाम शॉर्टकट्स में लिख रखे हैं, वो क्या है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो, आरक्षित और रक्षित वन जो हैं ये ऐसे स्थायी वन क्षेत्र है जिनका रख रखाव जो है वो इमारती लकड़ी और अन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। ये NCERT में पढ़ के बता रहा हूँ भाई आपको, क्योंकि
इसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लगभग बच्चे क्या करते हैं, गाइड से या फिर दूसरी किताबों से पढ़ते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होती। तो इसलिए मैं इसीलिए इसी बुक के ऊपर जोर दे रहा हूँ बार बार में, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है 75%। स्थायी वन जब मैंने बोला है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है यहाँ पे आरक्षित वन और रक्षित वन इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र, इन राज्यों के अंतर्गत भी कुल वनों में एक बहुत बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। यहाँ पे कुल वनों में बहुत बड़ा जो अनुपात है वो आरक्षित वनों का है इन राज्यों में, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रक्षित वनों की, तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इनमें कुल वनों में रक्षित वनों का बहुत बड़ा अनुपात माना जाता है। जबकि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं और गुजरात जो है उसमें हम अवर्गीकृत वनों को शामिल करते हैं और इनका जो प्रबंधन है वो स्थानीय समुदाय के पास में रहता है, ठीक है। इसमें क्लियर हो गए तीनों पॉइंट। पहले पॉइंट में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, यही बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट एंड जो पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें होती है वो आपके सामने रखी है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लो भाई, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे के पूरे का, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, समुदाय और वन संरक्षण, ठीक है। समुदाय और वन संरक्षण यानी कि अब हम बात करते हैं इनके संरक्षण की। देखो, वन संरक्षण नीति तो पहले भी बनी है भारत में, लेकिन क्या हमने पूरी तरीके से वनों और उनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो जनजातियां हैं, क्या उनका हमने संरक्षण किया है या उसका संरक्षण करने में हम सफल रहे हैं? इस चीज़ के लिए हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो वन हैं वो सिर्फ वनों के नाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ प्रजातियों के वो घर भी हैं, आवास स्थल भी है, ठीक है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो क्या है, स्थानीय जो समुदाय हैं, स्थानीय समुदाय जो है वो सरकार के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, इनको बचाने में लगे हुए हैं, यानी इन समुदाय और इन वनों को बचाने के अंतर्गत वो लगे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं सरिस्का बाग रिजर्व जो कि राजस्थान में है। इस सरिस्का बाग रिजर्व राजस्थान के अंतर्गत क्या किया गया है, लोगों ने मिलकर वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन का जो काम है वो कंप्लीटली बंद करवा दिया है। कई क्षेत्रों में तो लोगों ने क्या किया है, स्वयं वो खुद वन्य जीवों की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन जो भूमि है वो भैरोदेव, यहाँ पे देखिए भैरोदेव डॉक्टर सेंचुरी घोषित कर दिया है और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं इसके आगे की बात करूँ तो देखो, आपको पता होगा कि भारतवर्ष के अंतर्गत देवी देवताओं के रूप में हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल की, जैसे कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मैंने लिखा है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में क्या है, मुंडा और संथाल जनजातियों के द्वारा महुआ और कदम के पेड़ की पूजा की जाती है। इसके अलावा उड़ीसा और बिहार की जनजातियों में शादी के टाइम पे इमली और आम के पेड़ की पूजा की जाती है। जबकि राजस्थान में बिश्नोई जनजाति द्वारा हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोर, इन सब का क्या किया जाता है, इन सब का संरक्षण किया जाता है। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको बहुत बड़ा क्या दिया जाता है, उसको बहुत बड़ा जुर्माना भी लगाया जाता है और उसको सजा भी दी जाती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लगभग इसके लिए कुछ ना कुछ नया किया गया है। जैसे हिमालय में चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था, टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। ये सारे संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम भी 1988 में उड़ीसा में पहली बार लागू हुआ, तब हमें इसकी जरूरत महसूस हुई और इसकी महत्वपूर्ण जो उपयोगिता थी वो समझ में आई। तो ऑल ओवर हमने क्या किया, इनका संरक्षण किया किसी न किसी रूप में। अगर मैं बात करता हूँ इनके सिर्फ संरक्षण की ही, तो ऐसे क्षेत्र बहुत सारे हैं जहाँ पे अभी भी इनका संरक्षण पूरी तरह से नहीं हुआ है। लोग अवैध रूप से इनका शिकार कर रहे हैं वन्य जीवों का, और वो वन संसाधनों का सफाया कर रहे हैं अपने आर्थिक लाभ के लिए। तो क्या हमें ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि भारत में कुछ इस तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जाएं, या जहाँ पे इन वन और वन्य जीव संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है क्या उसको रोका जाए, क्या उसको नियंत्रण में लिया जाए। देखो, सरकारी नीतियों के साथ साथ आम आदमी की जागरूकता और आम आदमी का सहयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो ये स्थानीय समुदाय मिलकर आगे आ रहे हैं। जितने जो लोग जनजातियों वाले जो लोग एक वनों के अंदर निवास कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने जो सामान्य जीवन है, जो उनका जंगल के एरिया में रहकर जो वो व्यतीत करें, उसको बचाने में लगे हुए हैं। और हमें भी
इसी तरह अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए, तभी हम इसको कवर कर सकते हैं। फिलहाल ये था अपने इस चैप्टर के अंतर्गत। और अब इसके मैं क्वेश्चन आपको जो है वो बता देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके पहले पार्ट के रूप में है, ठीक है, यहाँ पे है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि किस प्रकार मानवीय क्रियाएं इन वन्य जीवन और वनों को विनाश के कगार पे लेके जा रही हैं, या कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं मनुष्यों की जो इनको ख़त्म करने पर तुली हुई हैं, ये आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन और भी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए इसमें अलग अलग तरह के, वैसे ही एग्जाम्पल आते हैं कि भारत में अलग अलग ऐसे कौन कौन से समुदाय हैं या ऐसे कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, इन वन और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। आपको वो सारे संस्था जो समुदाय हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। और वन और वन्यजीव संरक्षण में किस प्रकार जो आम जनता है या फिर जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने किस प्रकार सहयोग किया है, ये सारे क्वेश्चन आप करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम चैप्टर जो 3 है जल संसाधन उसको कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। और हाँ, ज़रूर अपने इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।